हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से संबंधित होंगे। तो आप में से किन किन लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि करंट से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था। जो केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा है वो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। ए संविधान के चौथा संशोधन अधिनियम 1955, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956, या फिर संविधान का 8वां संशोधन अधिनियम 1969, संविधान का 11वां संशोधन अधिनियम 1961। तो उनमें से कौन सा राइट है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्तुत करता है, या फिर किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया जाता है किसी भी राज्य को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम बताता है, ठीक है, 1956 की केंद्र शासित प्रदेशों को किस तरीके से लागू किया जाएगा या किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेंगे। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1949 में जब भारत के संविधान को अपनाया गया तब भारतीय संघीय ढांचे में शामिल थे। तो तब भारतीय संघीय ढांचे में शामिल थे। तो ये इन्हें 4 भागों में बांटा गया था। भाग ए में, जो भाग ए के राज्य थे उनमें ब्रिटिश राज भारत के 9 तात्कालिक गवर्नर थे, और भाग बी राज्यों में विधायिकाओं के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थी, और भाग सी राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थी। भाग डी के अंतर्गत केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 1956 के जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद भाग सी और भाग डी इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में मिला दिया गया, सी और डी को, ठीक है। तो किसके अधिनियम के तहत? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ठीक। संघ शासित प्रदेशों की अवधारणा को संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उन संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने हेतु बहुत अलग, जैसे कि आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं या राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं, उन्हें ही यूटी घोषित किया जाता है। ये इसके कारण है, ये बताया गया है कि कब संदर्भित किया जा सकता है यूटी को। इन कारणों से वे अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं रह सकते और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करने की आवश्यकता थी। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि जो पुडुचेरी है अभी जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इसके क्या है, अपवाद हैं, तथा आंशिक राज्य की स्थिति के कारण एक निर्वाचित विधायक का और सरकार है। अभी शायद जम्मू कश्मीर आपको पता होगा कि अभी केंद्र शासित प्रदेश ही है जिसका अभी पूरा जो कार्यभार है वो अभी राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक है। तो फिलहाल में पुडुचेरी और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक के रूप में नियुक्त है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप व पुडुचेरी, ठीक है। तो ये 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखना है पुडुचेरी और दिल्ली में राज्य विधायिका भी है, ठीक है। तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में जहाँ पर विधानसभा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी मुआवजे विचार करना है कथन पर। जीएसटी मुआवजे का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 माह में मुआवजा उपकर से किया जाता है। सेकंड है, जिन करदाताओं ने जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुना है वे जीएसटी मुआवजा उपकर लगाने और इसे केंद्र सरकार को जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है।
इसमें कहा गया है जीएसटी मुआवजे का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 माह में मुआवजा उपकर से जो मुआवजा उपकर होता है उससे किया जाएगा। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 माह में मुआवजा उपकर से किया जाता है भुगतान। इसकी व्याख्या देख लेंगे। जीएसटी कराधान यानी जीएसटी टैक्स कब लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगना चालू हो गया था। जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य के जो अप्रत्यक्ष कर है, कभी कभी पूछ लिया जाता है जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, एक ही कर में विलय कर दिया गया था। केंद्र और राज्य के जो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उनको मिला दिया गया था। ठीक है, अब इसमें क्षतिपूर्ति उपकर कौन कौन से हैं? राज्यों क्षतिपूर्ति का उपकर क्या है? राज्यों को वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले पहले 5 वर्षों के लिए 14% की वृद्धि से नीचे किसी भी राजस्व कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाती है। यानी जब जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, 2017 से लेकर 2022 तक जो भी राज्यों को क्षतिपूर्ति हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? केंद्र, वो भी 14% की वृद्धि दर से। ठीक है, आधार वर्ष क्या था? 2015-16। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर 2 महीने में मुआवजा उपकर से किया जाता है। क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी अधिनियम 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। सभी करदाता जो विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जिन्होंने जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जमा करने के लिए उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति उपकर कोष क्या है? जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि एकत्र किए गए उपकर और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित राशि को फंड में जमा किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसने 10% EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण पेश किया। सेकंड है, इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या डी है न तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। और हाँ, एक बात आपको हम बता दें, अगर जैसे मान के चलिए कि ऑप्शन में एक और दो ऑप्शन है, ठीक है, और अगर दोनों ही सही है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको याद रखना है अगर दोनों ही सही हैं तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। क्यों? क्योंकि दोनों ही सही है। पूछा गया है सही नहीं कौन सा है, तो आप दोनों सही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो। अगर पूछता कौन सा सही है तो दोनों हो जाते। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, तो कौन सा सही नहीं है? डी है। ये सही है कि 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत EWS को जो अधिनियम है, कानून है, इसको पेश किया गया था आरक्षण के लिए, और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 15 और 16 हैं उनमें संशोधन किए गए थे। ठीक है, इसका राइट क्या है? डी। बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। EWS कोटा, ठीक है, 10% EWS आरक्षण 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था। संविधान में अनुच्छेद 15 में 6 और अनुच्छेद 16 में 6 को सम्मिलित किया गया, यानी एक इसमें जोड़ा गया, एक 6 इसमें जोड़ा गया। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरी और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है। यह SC ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषा ब्राह्मी लिपि में हिंदी होगी। सेकंड है, संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, फर्स्ट कह रहा था कि भारतीय संघ की राजभाषा ब्राह्मी लिपि में हिंदी होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी राजभाषा तो कोई है ही नहीं।
ठीक है। ब्राह्मी यहाँ पर क्या होगा, देवनागरी होना चाहिए था। जो संघ की आधिकारिक भाषा है वो क्या है, वो है देवनागरी, ब्राह्मी लिपि नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड सही है, क्योंकि संविधान जो है संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की प्राथमिक भाषा मानता है। ठीक है, अंग्रेजी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी एक, दूसरा सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि संघ की जो आधिकारिक भाषा होगी वो देवनागरी लिपि में होगी, ना कि ब्राह्मी। ठीक है, अनुच्छेद 348 एक के तहत जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही क्या होगी, अंग्रेजी में ही आयोजित की जाएंगी, जब तक कि संसद कानून इस पर ना बना दे तब तक। सेकंड अगला है, इसलिए संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है कि भले ही उच्च न्यायालय की कार्रवाई में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय जो होंगे अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे। ठीक है, कार्रवाई किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन जो निर्णय होगा वो अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशाखा दिशा निर्देशों पर आधारित है। सेकंड है, इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें से देखेंगे तो दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके बाद अपना आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले के ऐतिहासिक फैसले में विशाखा दिशा निर्देश दिए। इस दिशा निर्देश में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013 यौन उत्पीड़न अधिनियम का आधार बनाया गया था। ठीक है, इसका तंत्र क्या है, यानी सिस्टम क्या है इसका, अधिनियम कार्यस्थल पर जो अधिनियम है वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाता है। प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारी के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा और शिकायत समिति को साक्ष्य एकत्र करने के लिए दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। शिकायत समिति को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर जांच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है। इसमें दंडात्मक प्रावधान क्या है, नियोक्ताओं के लिए दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा और बार बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिए लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होगी, राज्य सरकार हर जिले में जिलाधिकारी को अधिसूचित करेगा जो एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। हाल में 5 राज्यों में चुनाव है, कहाँ कहाँ पर है ये आपको बताना है। चुनाव प्रचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक है, फर्स्ट है, एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और सेकंड है, चुनाव प्रचार के लिए किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, केवल एक, बी है केवल 2, 1 और 2 दोनों, या न तो 1 ना ही 2। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट कह रहा है कि एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सही है, कोई भी उम्मीदवार होगा उसे सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकता वो। ठीक है, और चुनाव प्रचार के लिए किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट पूछा क्या है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अगर दोनों सही हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, बल्कि जबकि यहाँ पर दोनों सही है तो हो जाएगा क्या, ना तो 1 ना ही 2। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ये यहाँ पर आप डी कर लीजिए। ठीक है,
हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 70 लाख से 95 लाख रुपए तक कर दी गई है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की खर्च सीमा। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख से 28 लाख बढ़ाकर 28 लाख से 40 लाख कर दी गई है। यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है, जिसमें सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहन और विज्ञापन पर खर्च शामिल होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का अलग विवरण प्रस्तुत करने पर RPA 1951 की धारा 10 के तहत चुनाव आयोग द्वारा उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है, जिसका अक्सर पार्टी के उम्मीदवार क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो बात करें अगले क्वेश्चन की। ये एक विचार है जिसके बारे में आपको बताना है किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह प्रावधान पूरे देश के लिए एक समान कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर एक उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। उपरोक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 ये इसका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे यानी व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो उनके प्रावधान है, उन्हें किसी भी न्यायालय में क्या किया जा सकता है, प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कथनों पर विचार करना है। भारत में गवाहों को अदालत में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सेकंड है, माली मत समिति की रिपोर्ट गवाह संरक्षण योजना की सिफारिश से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्पष्ट और सेकंड दोनों ही इसके सही है। ठीक है, भारत में गवाहों को अदालत में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और माली मत समिति की रिपोर्ट गवाह संरक्षण की योजना की सिफारिश से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गवाह संरक्षण योजना 2018 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एक गवाह को निडर और सच्चाई से गवाही देने में सक्षम बनाना है। ठीक है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का गवाहों का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार का हिस्सा है। यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 42 के तहत एक कानून के तौर पर लागू होगी। न्यायपीठ ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदनशील गवाहों के बयान परिसर स्थापित करने को भी कहा है। यद्यपि यह योजना अभी तक संसद में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है और स्पष्ट कहा है कि यह योजना देश में कानून के तौर पर लागू होगी। वर्षों से विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्ट और न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में गवाहों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जैसे गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह 1997, 14वीं विधि आयोग की रिपोर्ट, माली मत समिति की रिपोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना की सिफारिश की है। तो किसने सिफारिश की है, गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह और 14वां विधि आयोग रिपोर्ट और माली मत समिति। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।